नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया चैनल। दोस्तों, आज की सत्य कथा में मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे सुनने के बाद उस दौर का हर व्यक्ति दहशत से भर गया था। और इस घटना को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई थी कि लोगों ने लगभग उसके 1 साल बाद तक तंदूर से बना हुआ खाना नहीं खाया था। और तंदूरी खाना उस समय लगभग बंद हो गया था। किसी भी रेस्टोरेंट में जाने से पहले लोग यह चेक करते थे कि उस रेस्टोरेंट में कहीं तंदूर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस होटल में खाना बनाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद लोग उस रेस्टोरेंट को तुरंत छोड़ देते थे। लोगों को इतनी घृणा हो गई थी तंदूरी खाने से। और हमारी आज की कहानी भी इसी तंदूर से जुड़ी हुई तंदूर हत्याकांड की है। दोस्तों, यह बात है सन 1995 की। लगभग 2 जुलाई की रात 11:30 बजे जनपद रोड के कनाट प्लेस में एक होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में आग की कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई दी। आपको बता दूं कि अशोक यात्री निवास ठीक मेरिडियन होटल कनाट प्लेस के सामने और जनपद होटल के पीछे था। और उसी अशोक यात्री निवास में बगिया नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। लेकिन अब उस अशोक यात्री निवास की जगह होटल सेंग्रीला है। तो जब आग की लपटें बगिया रेस्टोरेंट से ऊपर उठती दिखाई दे रही थीं, तो वहाँ पर एक अनारो देवी नाम की औरत जो कि सब्जी बेचने का काम करती थी, वह जोर जोर से चिल्लाती है कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक उसी समय यह शोर शराबा सुनकर जनपद एरिया में गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल भी वहां आ जाते हैं। आग की लपटों को देखकर कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू ने होटल के अंदर देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने चंद्रपाल से बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर गए तो उन्हें गेट पर उस होटल का मैनेजर केशव कुमार मिला। तो अब्दुल नज़ीर कुंजू ने उससे पूछा कि आप लोग यह तंदूर में क्या जला रहे हो? आग को कम करने की बजाय उसे और भड़का रहे हो। तो केशव कुमार उनसे कहता है कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर और बैनर जला रहे हैं। लेकिन इस पर अब्दुल को यकीन नहीं होता और उसे पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तो केशव उसे रोक देता है और कहता है बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर में सब बंद कर देंगे, और उसे समझाकर बाहर भेज देता है। कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू बाहर तो आ जाता है लेकिन उसे कुछ शक होता है क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मीट को मक्खन में फ्राई कर रहा है। और उसे यह भी लग रहा था कि तंदूर की आग कहीं आसपास के एरिया में कुछ नुकसान न कर दे। तो कुछ देर बाद वह होटल की दीवार फांद कर सीधे अंदर चला जाता है। लेकिन फिर से वही उसे होटल का मैनेजर केशव मिल जाता है और वह फिर से रोकता है। लेकिन केशव का रोकने का ढंग और उसकी घबराहट को देखकर अब्दुल नज़ीर उसे हटाते हुए एकदम से तंदूर के पास पहुंच जाता है जिसमें से आग की लपटें उठ रही थी। तो वह कांस्टेबल जैसे ही उस तंदूर के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे उसी तंदूर में एक महिला की लाश दिखाई देती है जो लगभग आधी जल चुकी थी। वह लाश तंदूर में कैसे आई, इसका किस्सा मैं आपको आगे बताता हूँ। इस कहानी का जो सबसे अहम कैरेक्टर है वह है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। क्योंकि वह प्रेसिडेंट था तो इसलिए यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से उसकी मुलाकात होती रहती थी। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना साहनी से होती है और नैना साहनी के जरिए मतलूब करीम से होती है। नैना साहनी और मतलूब करीम दोनों दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े थे और कॉलेज के सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। तो जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा नैना साहनी से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद एक मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। और गोल मार्केट एरिया के में मंदिर मार्ग रोड के एक सरकारी फ्लैट 8/2A में दोनों पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। लेकिन सुशील शर्मा कभी इस रिश्ते को समाज के सामने नहीं आने देना चाहता था और इसी वजह से शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। नैना साहनी यह चाहती थी कि इस रिश्ते को सबके सामने लाया जाए, लेकिन सुशील शर्मा हमेशा उसे बहला फुसला कर यह बात टाल देता था।
रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर नैना साहनी अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से अपनी आप बीती बयां किया करती थी। लेकिन सुशील शर्मा को यह बिल्कुल नहीं पसंद था कि नैना मतलूब करीम से बात करे, क्योंकि सुशील शर्मा को इस बात पर शक था कि कहीं नैना और मतलूब के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। इसलिए सुशील और नैना के आए दिन झगड़े और मारपीट होती। लेकिन इसके बावजूद नैना मतलूब से बातें करना बंद नहीं करती और मारपीट से तंग आकर उसने सुशील को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लिया था और उसने इस बारे में मतलूब को भी बता दिया था। 2 जुलाई 1995 की शाम लगभग 7:30 बजे रोज की तरह सुशील शर्मा अपने मंदिर मार्ग वाली फ्लैट में आया तो उसने देखा कि नैना घर के लैंडलाइन वाले फ़ोन से किसी से बात कर रही है और उसके आते ही उसने फ़ोन रख दिया। सुशील शर्मा नैना से पूछता है कि किसका फ़ोन था, तो नैना इसका बिना कोई जवाब दिए वहाँ से अपना शराब का गिलास उठाकर चली जाती है। इस बात पर सुशील को बेहद गुस्सा आता है। फिर वह उसी लैंडलाइन फ़ोन से लास्ट के नंबर को रिडायल कर देता है। सुशील शर्मा की यह आदत हो गई थी कि जब भी वह घर आता तो लास्ट के नंबर को रिडायल कर जरूर करता था ताकि वह पता कर सके कि नैना किस से बात कर रही है। तो उस दिन जब सुनील ने लास्ट के नंबर को रिडायल किया तो दूसरी तरफ से फ़ोन नैना के पुराने दोस्त मतलूब करीम ने उठाया था। मतलूब करीम उधर से हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन इधर सुशील ने बिना बोले सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी और थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दिया। इसके बाद वह काफ़ी गुस्से में आकर नैना साहनी के पास जाकर उससे पूछता है कि मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम मतलूब से बात क्यों कर रही हो। इस बात को सुनकर नैना साहनी ने जवाब दिया कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किस से बात कर रही हूँ और किससे नहीं। इस बात को सुनते ही सुशील शर्मा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर नैना पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली नैना की गर्दन पर, एक गोली उसके सिर पर और एक गोली निशाने से हटकर सामने पर लगी एसी पर जाकर लगती है। क्योंकि 2 गोलियां जो नैना को लगीं, एक सिर और एक गर्दन पर, इस वजह से नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। नैना की मौत के थोड़ी देर बाद जब सुशील का गुस्सा शांत होता है तो वह यह सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया, क्योंकि जो भी हुआ था वह एक प्री प्लान मर्डर नहीं था, सब गुस्से में हो गया था। नैना के मरने के बाद सुशील की घबराहट बढ़ती जा रही थी और उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद सुशील शर्मा नैना की लाश को एक पॉलीथीन की बैग में डालकर ऊपर से बेडशीट से उसे ढक देता है। इसके बाद सुशील शर्मा घर में जमा सारे खून को साफ करता है। यह सब करते करते लगभग रात के 9 बज चुके थे। इसके बाद वह नैना की लाश को घसीटते हुए घर से बाहर लाता है और अपनी मारुति 800 की डिग्गी में रख देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। सुशील शर्मा अब यह समझ नहीं पा रहा था कि वह नैना की लाश का क्या करे। वह इसे किसी भी तरह से जल्दी ठिकाने लगाना चाहता था, क्योंकि घर में अगर लाश मिल गई तो उसकी पोल खुलना तय था। यही सोचते हुए सुशील शर्मा अपनी गाड़ी पूरे कनॉट प्लेस में घुमा रहा था। इसी उधेड़-बुन ने अचानक सुशील शर्मा ने अपनी गाड़ी ITO की तरफ मोड़ दी और वह सीधा ITO ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो कि यमुना नदी पार करने के लिए बना हुआ है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी ब्रिज के इधर उधर दौड़ाने लगा। कभी वह स्लो चलाता, कभी स्पीड बढ़ा देता। कुल मिलाकर सुशील शर्मा इंतजार कर रहा था कि कब ब्रिज पर भीड़ खत्म हो और वह नैना की लाश को ब्रिज से नीचे यमुना नदी में फेंक दे। लेकिन उस दिन ब्रिज पर काफ़ी ट्रैफिक था, क्योंकि अगर उसे नैना की लाश फेंकते हुए कोई देख लेता तो वह फंस सकता था। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। रात के लगभग 10 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद वह अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी को सीधा अशोका रोड स्थित बगिया होटल के पास ले आता है, जो कि आज की तारीख में सैंग्रीला होटल के नाम से जाना जाता है। जिस समय सुशील शर्मा वहां आता है उस समय लोग खाना खा रहे होते हैं। वह अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर सीधा होटल के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंच जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वह बगिया होटल सुशील शर्मा का ही था, लेकिन उसने होटल की सारी जिम्मेदारी उसके मैनेजर केशव कुमार को सौंप दी थी। केशव के पास पहुंचकर सुशील शर्मा उससे कहता है कि होटल को बंद करो। उसकी आवाज़ सुनकर केशव बिल्कुल चौंक जाता है।
लेकिन वह उसकी बात टाल भी नहीं सकता था। वैसे तो होटल 11-12 बजे तक बंद होता था, लेकिन सुशील की यह बात सुनकर उसने खाना खा रहे लोगों के अलावा बाकी सबको मना कर दिया कि अब खाना खत्म हो चुका है। फिर जब सभी लोग चले गए तो उसने केशव से कहा, जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर भेज दो। इसके बाद केशव ने सारे एम्प्लॉयज़ को खाने के पैसे दिए और उनको जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद सुशील ने केशव से कहा कि होटल की सारी लाइटें भी बंद कर दो। लाइट बंद होने के बाद होटल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, सुशील शर्मा और होटल का मैनेजर केशव कुमार। केशव कुमार सुशील से इन सब का कारण पूछता है तो सुशील शर्मा केशव को पूरी कहानी बताता है। उसके बाद वह कहता है कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर बिल्कुल डर जाता है, लेकिन उसके बाद वह उससे पूछता है कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस समय बगिया रेस्टोरेंट में बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी सिवाय एक तंदूर के। सुशील शर्मा ने उस तंदूर को देखकर केशव से कहा कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाना है, क्योंकि इसके बाद इसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर केशव और भी डर जाता है, लेकिन क्योंकि वह सुशील का पुराना राजदार और साथी था, इसलिए इस अपराध में वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद सुशील शर्मा नैना की लाश को गाड़ी से निकालकर होटल के अंदर ले आता है और बेडशीट और पॉलीथीन बैग हटाकर उसकी लाश को उस जलते हुए तंदूर में डाल देता है। लेकिन तंदूर के अंदर नैना की लाश एडजस्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद सुशील शर्मा उस लाश को तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे उसके अंदर फंसा देता है और ऊपर से वह लकड़ियाँ भी डाल देता है। लेकिन इसके बाद भी वह देखता है कि लाश बहुत धीमे धीमे जल रही थी। इसके बाद वह केशव से कहता है कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस के पुराने पोस्टर और बैनर भी मौजूद होंगे, उन्हें भी ले आओ। केशव सारे पोस्टर और बैनर लाकर उसे दे देता है। इसके बाद सुशील उन सारे पोस्टर और बैनर को उसी तंदूर में झोंक देता है। इसके बाद आग तेज़ तो हो जाती है, लेकिन वह चाहता था कि नैना की लाश जल्दी से जल्दी जल जाए। फिर उसका ध्यान पास में ही रखे मक्खन की ओर गया। उसने थोड़ा सा मक्खन उठाकर नैना की लाश पर डाला। ऐसा करने से आग और तेज जलने लगी। इसके बाद सुशील शर्मा ने वहाँ पर जितना भी मक्खन मौजूद था उसने सब उठाकर उसी तंदूर में डाल दिया। ऐसा करने के बाद आग एकदम से बहुत तेज जलने लगी थी। आग की लपट इतनी तेज थी कि वह होटल के बाहर से दिखने लगी थी। और यहीं पर सुशील शर्मा ने गलती कर दी, क्योंकि वह उठती हुई लपटें और बटर में मीट पकने जैसी गंध ने लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया। इसके बाद सबसे पहले अनारो देवी ने और उसके बाद कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू ने उसे पास जाकर देखा। कांस्टेबल अब्दुल नजीर नैना की लाश को देखने के बाद अचानक होटल से बाहर आता है और वायरलेस से फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दे देता है। तो अगर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू ज़बरदस्ती उसके अंदर नहीं जाता तो शायद यह राज कभी खुल ही नहीं पाता। इसलिए कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू का इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जब वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आती है तो इसी बीच में मौका देखकर सुशील शर्मा वहाँ से फरार हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका था कि अगर एक भी पल यहाँ पर रुका तो पकड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस किसी तरह उस तंदूर की आग को बुझाती है। उसके बाद उसके अंदर से अधजली इंसानी लाश निकलती है। वह लाश लगभग आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। उसके इंटरनल पार्ट बाहर आ गए थे, इसलिए उसे पहचाना जाना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसी बीच पुलिस वहाँ से भाग रहे होटल के मैनेजर केशव कुमार को दबोच लेती है। उसी समय उस एरिया के जॉइंट सीबी मैक्सवेल परेरा को खबर दी जाती है और उनके मौके पर पहुंचने के बाद उस अधजली डेड बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद केशव से पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन वह पुलिस को कुछ बताता नहीं और वह पुलिस को गुमराह करता रहता है। अभी तक पुलिस वालों को सुशील शर्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि यह लाश एक महिला की है। फिर अगली सुबह उस तंदूर को खंगालने के बाद उसमें से नैना साहनी की पायल मिलती है, लेकिन यह लाश किसकी है अभी भी पुलिस वालों को कुछ पता नहीं था, क्योंकि केशव कुमार अपना मुंह खोल नहीं रहा था और पुलिस के आगे सबसे बड़ी यही समस्या यही थी कि लाश को पहचाना कैसे जाए। उसके बाद जब यह खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी यह खबर सुनी वह अंदर से कांप गया,
कि इतनी बेरहमी से उस महिला की लाश को तंदूर में जलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट से निकलकर गुजरात कैडेट के एक ऑफिसर के साथ दिल्ली के गुजरात भवन में उसने उस रात को बिताया और अगले दिन टैक्सी से जयपुर निकल जाता है और वहाँ से फ़्लाइट पकड़कर मुंबई जाता है और फिर वहाँ से मद्रास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर अखबार में छपी तो नैना साहनी के पुराने दोस्त मतलूब करीम ने भी उस बगिया रेस्टोरेंट हादसे के बारे में पढ़ा। उसे कुछ शक हुआ तो इसके लिए वह पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके बाद लाश घर। वहां आकर मतलूब करीम ने उस लाश की शिनाख्त की और बताया कि यह लाश नैना साहनी की है। उसने नैना की एक अंगूठी देखकर उस लाश को पहचान लिया था। इसके बाद उसने पुलिस को यह भी बताया कि इसका मर्डर इसके पति ने ही किया है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। पुलिस को जब यह पता चला कि नैना साहनी का मर्डर दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा ने किया है, तो अब पुलिस के पास दो नाम थे, एक मरने वाले का और एक मारने वाले का। इसके बाद सुशील शर्मा को ढूंढा जाने लगा तो पता चला कि वह 2 जुलाई से गायब है। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश सभी स्थानों पर शुरू कर दी और अगले 2 दिनों में यह खबर पूरे देश में फैल गई थी और लगभग सारे अखबारों की फ्रंट लाइन न्यूज़ बन गई थी। लोगों ने जब इस खबर को पढ़ा कि एक पति द्वारा खुद की बीवी को इतनी बेरहमी से तंदूर में जलाने की कोशिश की जा रही थी तो लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल गया और लोग इसके इंसाफ के लिए सड़कों पर आ गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन पर काफ़ी दबाव बढ़ गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में उसके मंदिर मार्ग वाले उसी फ्लैट 8/2A में आ जाती है। पुलिस को फ्लैट के अंदर खून के निशान के साथ साथ खाली बुलेट सेल्स मिलते हैं। बुलेट सेल्स मिलने के बाद एक अलग थ्योरी उत्पन्न हुई। इसके बाद पुलिस थोड़ी कंफ्यूज जरूर हुई, क्योंकि क्राइम सीन यह बता रहा था कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही थी कि उसकी मौत जलने से हुई। उसके बाद उस समय के दिल्ली के उपराज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणाशंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 अलग अलग डॉक्टरों की टीम ने उस लाश का पोस्टमार्टम किया। उसके बाद रिपोर्ट में जो सामने आया कि नैना साहनी की बॉडी में 2 गोलियों के निशान मौजूद हैं और नैना साहनी की मौत गोली लगने से पहले ही हो चुकी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस केस के बाद आज भी इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि पोस्टमार्टम 2 बार कराना क्यों जरूरी है। इसके बाद पुलिस वालों को यह पता चल चुका था कि जिसको इस फ्लैट में गोली मारी गई उसी को बाद में तंदूर में जलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस यह पक्का करना चाहती थी कि यह लाश नैना साहनी की है, क्योंकि मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर ही लाश की पहचान की थी और चेहरा इस हालत में नहीं था कि पहचाना जा सके। इसलिए नैना साहनी के घर वालों को बुलाया गया, लेकिन बॉडी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश में पहली बार स्कल इमेज टेक्निक और DNA टेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई जिसने नैना साहनी की लाश और उसके घर वालों के सैंपल लिए। उसके बाद रिपोर्ट में नैना साहनी की लाश और उसके घर वालों के सैंपल मैच कर गए और स्कल इमेज टेक्निक में भी नैना साहनी का चेहरा काफ़ी हद तक सामने आ गया था। इसके बाद पुलिस को यह पक्का विश्वास हो गया था कि यह लाश नैना साहनी की है। इसके बाद पुलिस वालों ने बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार से पूछताछ शुरू की। काफ़ी कड़ी मशक्क़त और अच्छी वाली पूछताछ के बाद केशव कुमार आखिरकार टूट गए। फिर उसने उसे जितना पता था सब कुछ उगल दिया, लेकिन अभी भी हत्या का मोटिव सामने नहीं आ रहा था। हत्या की असली वजह अगर कोई बता सकता था तो वह था सिर्फ सुशील शर्मा। इसलिए पुलिस उसे ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन दिल्ली में उसका कहीं अता पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ सुशील शर्मा मद्रास में अपना पूरा हुलिया बदल देता है। वह अपने दाढ़ी मूंछ के साथ साथ सिर के बाल भी मुंडवा लेता है और एक वकील की मदद से कोर्ट में एक अग्रिम जमानत की अर्जी भी दे देता है। वह कोर्ट में यह दलील देता है कि उसे एक झूठे केस में फंसाया जा सकता है और उसकी गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए उसे अग्रिम जमानत चाहिए। उसके बाद सुशील शर्मा वहाँ से बेंगलुरु चला जाता है, लेकिन कहीं से यह बात दिल्ली पुलिस तक लीक हो जाती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है और जॉइंट CP मैक्सवेल परेरा के नेतृत्व में एक टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है।
वहीं जब सुशील शर्मा को यह बात पता चलती है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है तो वह बेंगलुरु कोर्ट में 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर देता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को घटना के 8 दिन बाद कोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है और दिल्ली ले आती है। इसके बाद जब पुलिस उसे इंटरोगेशन के दौरान पूछताछ करती है तो वह थोड़ी देर पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने पर उतारू हो जाती है तो अच्छे अच्छे लोग भी तोते की तरह सब उगल देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी वाली पूछताछ के दौरान सुशील शर्मा सब कुछ बता देता है और अपना अपराध एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पुलिस उससे कहती है कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और अपना गुनाह कबूल कर लिया होता तो तुम्हें कम सज़ा मिलती, लेकिन जिस तरह से तुमने कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने की लगाने की जो कोशिश की वह आज तक कभी नहीं की गई। वह माफ़ करने लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मात्र 26 दिन में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और मुकदमा शुरू हो गया। लोअर कोर्ट में यह मुकदमा सन 1995 से लेकर सन 2003 तक चला और घटना के 8 साल बाद 7 सितंबर 2003 को कोर्ट ने इसे अति भयावह वह देश में पहली बार होने वाला इकलौता जुर्माना और सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। क्योंकि यह घटना देश में पहली बार हुई थी कि किसी की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने के लिए उसे तंदूर में इस तरह जलाया गया हो, इसलिए फांसी से कम सज़ा मिलना इंसाफ भी नहीं हो सकता था। और दूसरी तरफ होटल के मैनेजर केशव कुमार को हत्या के साक्ष्य को मिटाने के जुर्म में 7 साल तक की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद सुशील शर्मा इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देता है, लेकिन 4 साल की सुनवाई के बाद 19 फरवरी सन 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा और उसे फांसी की सज़ा ही सुनाई। इसके बाद सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सन 2007 से लेकर 2013 तक यह मामला यहाँ चलता है और 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को यानी कत्ल के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था, इसलिए सुशील शर्मा से इस समाज को कोई खतरा नहीं है और जो भी हुआ वह शक में गुस्से में आकर हुआ और यह बात हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है। दूसरी बात, इससे पहले सुशील शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था और यह उसका पहला क्राइम था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद 2015 में सुशील शर्मा ने कोर्ट में पैरोल के लिए अपील की। उसने कहा कि वह 1995 से लेकर अब तक लगभग 20 साल की सज़ा काट चुका है, इसलिए उसे पैरोल दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने बिना किसी शर्त के उसे पैरोल दे दिया और वह जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद किसी कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत वापस उसे जेल में डाल दिया जाता है। आखिरकार इसके 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छे आचरण के कारण सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद उसने एक इंटरव्यू दिया और यह माना कि यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसने उसकी ज़िंदगी के 23 साल उससे छीन लिए। उस 1 सेकंड में अगर उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता और गोली न चलाई होती तो आज उसकी यह हालत ना होती। तो दोस्तों, यह था हमारे देश का मशहूर तंदूर कांड, जिसमें आरोपी को शुरुआत की 2 कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन अंत में उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की। यह तंदूर कांड जिस तरह से हमारे देश में हुआ, ऐसा दुनिया में कभी कोई केस नहीं हुआ और इसकी चर्चा जिस तरह से 1995 में हुई थी, उस तरह आज के समय में भी लोग इसका उदाहरण देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सत्य कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि इस घटना पर आप ज़रूर विचार करें कि महज एक छोटी सी गलती ने इंसान की ज़िंदगी 23 साल बर्बाद कर दी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं जल्दी ही मिलूँगा भारत की एक और कुख्यात अपराधी की कहानी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपराध से सजग रहिए। धन्यवाद।